स्टेशन से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्चा अपनी मां के साथ चलते चलते अचानक पटरी पर जा गिरा। उसकी मां देख नहीं सकती है, ऐसे में उसे अपने बच्चे के गिरने का एहसास तो था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हाथ पांव मारा। हालांकि रेल कर्मचारी की चुस्ती से वो बाल बाल बच गया, क्योंकि जिस वक्त बच्चा पटरी पर गिरा सामने से पूरी रफ्तार के साथ ट्रेन आ रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी चपेट में आता, मयूर शेलखे नाम के कर्मचारी ने न केवल फुर्ती के साथ उसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दिया बल्कि खुद भी ऊपर आ गया। 2 दिन पुराने इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक महिला अपने बच्चे का हाथ पकड़कर प्लेटफॉर्म पर जाती दिखी। इसी दौरान उसका बैलेंस अचानक बिगड़ने से हाथ छूट गया और वो धड़ाम से पटरी पर जा गिरा। हालांकि उस बच्चे ने उठकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, जबकि सामने से ट्रेन आ रही थी। लेकिन इसी दौरान मयूर शेलखे दौड़ता हुआ आया और बच्चे को उसने जान पर खेलते हुए सुरक्षित बचा लिया। रेलवे ने अपने इस कर्मचारी के हौसले का सम्मान किया। मेरे को भी थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन जब बच्चे की जान बच गई तो मैं भी एकदम आनंद महसूस किया। फिर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर रेल कर्मचारी मयूर शेलखे की हिम्मत की तारीफ की। दिल्ली के स्वरूप नगर में एक नाले के किनारे बम मिलने की खबर से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले, बम स्क्वाड की टीम और दमकल विभाग के कुछ कर्मचारियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने नाले के किनारे फुटपाथ के पास रखे लावारिस बैग की जांच शुरू कर दी। इस दौरान थोड़ी दूरी पर लोग खड़े होकर ये सब कुछ देखते रहे। दहशत हो गई कि बम है, कहीं फट जाए, तो भगदड़ मच गई यहाँ। पूरी सतर्कता के साथ उस लावारिस बैग को एक रस्सी की मदद से अपनी ओर खींचकर देखा गया। उसमें एक म्यूजिक सिस्टम और बैटरी मिली। इन दोनों चीजों की कुछ उपकरणों की मदद से जांच की गई। तफ्तीश में सब कुछ ठीक मिलने के बाद ये पुष्टि की गई कि ये बम नहीं है, जिसके बाद वहाँ मौजूद सब लोगों की जान में जान आई। राजस्थान में भी कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन में कोरोना के 11,967 नए मामले सामने आए हैं और 53 लोगों की जान गई है। जिन शहरों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं वो जयपुर और जोधपुर उसमें शामिल है। जयपुर में एक दिन में 2011 कोरोना के मामले सामने आए हैं तो जोधपुर में 1,641 मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 76,641 है। कोरोना महामारी की नई लहर से देश में बने मौजूदा हालात पर नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने माना कि कोरोना वायरस हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। नया डेटा आ रहा है, आप भी उससे परिचित है कि एयरबोर्न का रोल ज्यादा है, सरफेसेस का कम है। ये डायनेमिक सिचुएशन है सीखने की और ये आगे बढ़ रही है। कोरोना के बरप रहे कहर के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। न्यूज़ 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि अदालत ने मजदूरों के संकट का जिक्र करते हुए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों को फटकार लगाई और कहा कि पिछले साल के लॉकडाउन से दोनों सरकारों ने कुछ भी नहीं सीखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे कहा कि वो दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों के बारे में रिपोर्ट देख रहे हैं जो कर्फ्यू लगाने के बाद फिर से गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार इनके लिए खाने का इंतजाम वहीं करे जहां वो काम करते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने आंकड़ों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। इस मामले में केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों से दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध बेड पर हलफनामा भी मांगा गया। कोरोना की वजह से ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों के आने पर बैन लगा दिया। ब्रिटेन ने भारत के नागरिकों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ब्रिटेन ने भारत को यात्रा श्रेणी की रेड लिस्ट में डाला है। ब्रिटेन में कोरोना के इंडियन वेरिएंट के 103 केस मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि भारत से उन लोगों को जाने की इजाजत होगी जिनके पास ब्रिटेन या फिर आयरिश की नागरिकता है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। मुंबई के कलम्बोली यार्ड से रात करीब 8 बजे 7 खाली टैंकरों को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गई। ये ट्रेन ग्रीन कॉरिडोर के तहत वर्धा, नागपुर और रायपुर के रास्ते विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जाएगी, जहां इन खाली टैंकरों में मेडिकल में इस्तेमाल होने वाला ऑक्सीजन भरा जाएगा। इसके बाद इसी रास्ते ट्रेन वापस मुंबई आएगी और फिर टैंकरों के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी में मौजूद एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली 37 लड़कियों को कोरोना होने से हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी लड़कियों को कॉलेज हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि वहां पढ़ने वाली दूसरी लड़कियों को उनके घर भेज दिया गया। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव किया गया है। नए आदेश के मुताबिक दिल्ली के सभी स्कूलों में आज यानी 20 अप्रैल से ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो 9 जून तक चलेंगी।
पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से आज रात 8 बजे से 30 अप्रैल तक सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिया। पिछले 24 घंटे में राज्य में 4600 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के खतरे को देखते हुए 30 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6800 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और 33 लोगों की मौत हुई है। केरल सरकार ने आज यानी 20 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक पूरे राज्य में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। इस बीच सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा राज्य में मॉल और सिनेमा घर शाम 7:30 बजे तक ही खुलेंगे। ट्यूशन और कोचिंग सेंटर सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही करा सकेंगे। गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। राज्य में एक दिन में 11,403 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 117 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 4,179 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 4,258 कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में नगर निगम के आदेश के बावजूद निजी दफ्तरों में 50% से ज्यादा स्टाफ बुलाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 दफ्तरों को सील किया गया है। वहीं गुजरात सरकार ने RT-PCR टेस्ट की कीमतों में कटौती की है। अब 700 रुपए में RT-PCR टेस्ट होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया और इसके लिए जवानों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आतंकियों की हर हरकत पर उन्होंने निगरानी रखी। हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए। बताया गया कि भारतीय फौज के जवान इलाके में तलाशी अभियान चला रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में मुठभेड़ शुरू हो गई। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केपटाउन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ियों पर मौजूद जंगलों में लगी आग अब वहां की यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई और ये आग वहां के जंगलों में एक दिन पहले लगी थी, जो कुछ ही घंटों में केपटाउन यूनिवर्सिटी के कैंपस तक पहुंच गई। जिसके बाद इस भीषण आग ने यूनिवर्सिटी की कई इमारतों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जिन इमारतों में आग लगी उनकी छतों से भयंकर लपटें निकलती दिखाई दी। आग से निकलने वाले काले धुएं ने आसपास के पूरे इलाके को अपने अंदर ढक लिया। इन विनाशकारी लपटों के रास्ते में जो कुछ भी आया उसे उन्होंने जलाकर राख कर दिया। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यूनिवर्सिटी में लगी आग को बुझाने की पूरी कोशिश करते दिखाई दिए। इस काम में हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई, जो आसमान से आग के शोलों पर पानी की बौछार करते नजर आए। खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने पूरे कैंपस को खाली करवा लिया। दिल्ली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां एम्स अस्पताल के पास एक चलते ट्रक में अचानक से आग लगी। आशंका जताई गई कि ट्रक में ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने पलक झपकते ही ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। बीच सड़क पर जलते ट्रक से भयंकर लपटें उठने लगी। ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह से आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। इस बीच उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए, जिसने वहां से गुजरने वाले लोगों को खौफ से भर दिया। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुट गए। फौरन पाइप की मदद से जलते ट्रक पर पानी की बौछार शुरू की गई और थोड़ी देर बाद आग बुझा ली गई। इस हादसे में ट्रक को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही उसमें रखा काफी सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। रेलवे ने ऑक्सीजन टैंकर भेजने का काम शुरू कर दिया। नवी मुंबई से देश के कई हिस्सों के लिए रेलवे की मदद से टैंकर भेजे जाएंगे। इन टैंकरों में ऑक्सीजन महाराष्ट्र लाई जाएगी ताकि लोगों की मदद की जा सके। 10 टैंकर खाली टैंकर जाएंगे और विशाखापट्टनम से भरकर यहाँ पर आएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज में एक चुनावी सभा की, जिसमें वो बीजेपी पर जमकर बरसी। उत्तर दिनाजपुर में 22 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दांगार विरुद्धे खेला होबे, बीजेपी विरुद्धे खेला होबे। मध्य प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच उन परिवारों की मदद के लिए मुक्ति वाहन शुरू किए गए, जिन्होंने इस महामारी से लड़ाई में अपनों को खो दिया। एक इंसान की इच्छा होती है कि अंतिम यात्रा जो परिवार का कोई सदस्य जब जाता है तो वो पूरे सम्मान के साथ हो, और इस तरह के 6 जो वाहन है भोपाल के सारे बड़े अस्पतालों के लिए दिए गए हैं। बीजेपी नेता आलोक शर्मा ने मुक्ति वाहन की ये सुविधा शुरू की। ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि जान गंवा चुके कोरोना मरीजों के शव ले जाने के लिए परिवार वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना के जो मृतक हैं उनको निःशुल्क रूप से मुक्ति वाहन सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 कैदियों पर जेल से भागने की कोशिश का आरोप लगा। जेल अधिकारी का कहना है कि ये कैदी रस्सी के सहारे भागने की फिराक में थे। 2 कैदी भागने का प्रयास किए, जिसमें 3 कैदी ने उसको मदद किया।
श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर एम मुरलीधरन की सेहत में थोड़ा सुधार है। उन्हें सीने में दर्द के बाद शनिवार को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुरलीधरन आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद टीम के गेंदबाज कोच हैं और इसी के लिए वो भारत पहुंचे हुए हैं। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद कल रात से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 15 मई तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में बिहार में 7,487 कोरोना मरीज सामने आए, जबकि 41 लोगों की मौत हुई। अकेले पटना में ही 2,672 कोरोना मरीज मिले, जबकि वहां पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के लगातार मामले बढ़ने के बाद पटना प्रशासन ने दुकानों को ऑल्टरनेट खोलने का फैसला किया है। कर्नाटक के यादगीर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक धार्मिक कार्यक्रम चैरियट फेस्टिवल के दौरान निकाली गई यात्रा में रथ टूटकर श्रद्धालुओं पर गिर गया। जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें धूमधाम के साथ निकाली गई यात्रा में भीड़ साथ चलती नजर आई, जिनमें बड़ों के साथ बच्चे भी शामिल दिखे। बैंड बाजे की धुन पर धूमधाम से सब उत्साह के साथ चल रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाते ही रथ हिचकोले खाने लगा और चंद मिनटों में उसका ऊपरी हिस्सा अचानक टूटकर साथ चल रहे लोगों पर जा गिरा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने खींचकर बाहर निकाला। मिस्र की कलयूबिया में हुए एक ट्रेन हादसे में 11 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यात्रियों से भरी ये ट्रेन राजधानी काहिरा से चली थी और कलयूबिया में दाखिल होते ही उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वहां 5 दिनों के अंदर ये दूसरा बड़ा रेल हादसा है, जिसने वहां के रेल प्रशासन की नींद उड़ा दी। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास मौजूद लोग ट्रेन के डिब्बों में फंसे लोगों की मदद के लिए दौड़े। थोड़ी देर बाद राहत बचाव की टीम भी मौके पर पहुंच गई और उसमें शामिल जवानों ने कमाल संभाल ली। इस दौरान हादसे वाली जगह पर हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। वहां कुछ ट्रेन के डिब्बे पलटे दिखे, जबकि कुछ पटरी से नीचे उतरे नजर आए। पटरियों के पास यात्रियों के कपड़े भी बिखरे दिखे। इस हादसे में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिए 50 से ज्यादा एम्बुलेंस फौरन घटना वाली जगह पर पहुंच गई। जिन अस्पतालों में घायलों को भर्ती करवाया गया, उनके बाहर उनके घर वालों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि इस बीच अस्पताल के डॉक्टर सभी घायलों की मरहम पट्टी करने में लगे रहे। जिस रेल रूट पर यह हादसा हुआ, उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। राजस्थान के जोधपुर में कुछ लोगों ने प्लाज्मा देकर कोरोना से लड़ रहे लोगों की जान बचाने की मुहिम शुरू की। इसके लिए इन लोगों ने क्लब बनाया है और उसका नाम जोधपुर ब्लड डोनर्स क्लब दिया गया है। इस क्लब से कई लोगों को जोड़ा गया और जब भी किसी की ओर से प्लाज्मा की मांग आती है तो इस ग्रुप से जुड़े लोग उनकी मदद में जुट जाते हैं। इस क्लब से जुड़े लोगों ने दावा किया कि रोजाना उनकी ओर से 5 से 10 कोरोना मरीजों को प्लाज्मा मुहैया करवाया जा रहा है। बिहार के समस्तीपुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। बताया गया कि वहां पर चोरी के आरोप में एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई, जिस पर उसके घर वालों का गुस्सा भड़क गया और उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की जानकारी पर वहां पहुंचे पुलिस वाले भीड़ को काबू में करते दिखे। इस भीड़ में कुछ लोग हाथों में डंडे लिए नजर आए तो कुछ पथराव की कोशिश करते दिखे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जैसे तैसे हालात पर काबू पा लिया, मगर इलाके की सड़कों पर पड़ी ईंटों और वहाँ की कुछ दुकानों में हुई तोड़फोड़ को देखकर ये साफ हो गया कि वहाँ पर दोनों पक्षों के बीच किस कदर झड़प हुई। हिंसा के बाद की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कुछ पुलिस वाले एक मकान के बाहर तफ्तीश करते दिखे। हालात दोबारा न बिगड़े, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हरियाणा के हांसी से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां 2 गुटों के बीच जमकर खूनी झड़प हो गई, जिसमें कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। बताया गया कि इनके बीच किसी मामूली विवाद पर कहासुनी हो गई, जिसके बाद तो एक गुट के लड़कों ने दूसरे गुट के लोगों पर डंडों और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लड़के सड़क से गुजर रहे मोटरसाइकिल सवारों पर हमला करते नजर आए। घात लगाकर खड़े इन लड़कों ने मोटरसाइकिल के वहां पहुंचते ही हमला बोल दिया। इस दौरान वहां काफी लोग मौजूद थे, लेकिन सब के सब तमाशबीन बने रहे। किसी ने इन लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई। काफी देर तक चले इस बवाल में दोनों ही तरफ के कुछ लोग बुरी तरह घायल हो गए। इनमें एक की हालत को काफी गंभीर बताया गया, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया गया। कोरोना से बदतर होते हालात के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। यानी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में वैक्सीन खुले बाजार में मुहैया करवा दी जाएगी। हालांकि ये टीका उन्हीं को मिलेगा जो इसके लिए पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और कोविड प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसमें भी जिन लोगों को दूसरी डोज नहीं दी गई है, पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों को भी सीधा टीका बनाने वाली कंपनियों से वैक्सीन खरीदने का अधिकार दिया गया है। यानी टीका बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादन का 50% हिस्सा राज्य सरकारों को बेच सकेंगी, जिसे खुले बाजार में भी पहले से तय कीमतों पर मुहैया करवाया जा सकेगा। वहीं केंद्र सरकार भी अपने हिस्से के 50% टीके राज्य सरकारों को देगी। अच्छा है और लगना चाहिए, सभी के लगना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना की जैसी बीमारी है इससे सब बचे रहेंगे और बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, वैक्सीन तो सबके लिए ज़रूरी है, तो सभी को लगना चाहिए। युवाओं को ज़्यादा लगना चाहिए क्योंकि इस टाइम की जो वेव है ये तो युवाओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस वजह से बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है भैया, सरकार अच्छे काम कर रही है, आगे भी करती रहे इसी प्रकार से, मौतों को दावत न दे, है ना। सरकार आगे सहायता करती रहे, पब्लिक की भी, हमारे ऑटो भाइयों के भी, इनके भी बच्चों के सभी के टीके लगवाएं। ये तो सबके परिवार की है, सबके लिए बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम करे, किसी को परेशानी ना हो, या वो हमारे हो या किसी के भी बच्चे हो। नहीं ये तो बढ़िया बात है सभी के लिए भैया, हमारे ऑटो वालों के लिए और सबके लिए लगे वैक्सीन तो बढ़िया है, सबको बीमारी दूर हो भाई, हर एक कोई चाहता है, क्यों, अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए, किसी को परेशानी ना हो। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी के कई इलाकों में मौजूद शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। अगले 6 दिन घर पर वक्त गुजारने के लिए कई लोगों को शराब ही एक सहारा दिखी। और यही वजह रही कि जगह जगह शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई, जिसकी कुछ तस्वीरें खान मार्केट में भी देखने को मिली, जहां शराब खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग एक दुकान के बाहर जुट गए। शराब पीने की लत ऐसी कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी ध्यान नहीं रखा। लाइनें लगाकर यहाँ पर देखिए शराब खरीदने पहुँचे जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई है। वहाँ मौजूद पुलिस वाले इस भीड़ को काबू करने की कोशिश में जुटे दिखे, लेकिन लोगों का दिमाग सिर्फ शराब खरीदने की तरफ था। इतना हाथ बढ़ाओ सारे, इतना हाथ बढ़ाओ। इलाके की एक दूसरी शराब की दुकान पर भी लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों का हुजूम दिखाई दिया। ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर काफी भीड़ जो है वो लगी हुई है। कुछ इसी तरह के हालात गोल मार्केट में मौजूद शराब की एक दुकान पर भी देखे गए। वहां पहुंचे लोग अपनी बारी आने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे, लेकिन इस दौरान वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम को भूल गए। हाथों में ढेर ढेर सारी बोतलें लेकर वो अपनी मंजिल के लिए रवाना हुए। दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। राजधानी की ज्यादातर शराब की दुकानों पर इसी तरह लोगों की भीड़ टूट पड़ी। क्योंकि कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रात 10 बजे से लॉकडाउन लागू कर दिया, जो कि 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस बीच केवल जरूरी चीजों की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इन दुकानदारों को अपना ई पास बनवाना होगा। जिन लोगों के घर में शादी है उन्हें अलग से पास दिए जाएंगे। शादी में केवल 50 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे, जबकि अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। मेट्रो और बसें आधी क्षमता के साथ चलती रहेंगी। केंद्र सरकार के सभी दफ्तर खुले रहेंगे, जबकि दिल्ली सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे। रोके जाने पर कर्मचारियों को अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। जिन छात्रों की परीक्षा है वो एडमिट कार्ड दिखाकर अपने एग्जाम सेंटर तक जा सकेंगे। लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन लगाने के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग अपने गांव को लौटने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर पहुंच गए। राजधानी में कोरोना से बिगड़ते हालात की वजह से केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिसका ऐलान होते ही बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ गांव लौटने के लिए बस अड्डों और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से भी सामने आई, जिसमें लोग कतार लगाकर रेलवे स्टेशन के अंदर जाते नजर आए, जबकि बस अड्डे पर कई लोग अपने गाँव जाने वाली बसों का इंतजार करते दिखे। वहाँ पर किसी तरह की आपाधापी न हो, इसके लिए कुछ पुलिस वाले भी मुस्तैद नजर आए। आनंद विहार ISBT पर हमारी मौजूदगी है। मैं यहाँ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लोग अब यहाँ निकल रहे हैं धीरे धीरे बैग लेकर। बसों और ट्रेनों को पकड़ने के लिए पहुंचे लोगों से जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने बताया कि काम धंधा बंद होने और लॉकडाउन के ऐलान की वजह से उनके सामने गांव लौटने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। काम धंधा बंद सरकार करा देगी तो खाएंगे क्या? यहाँ स्कूल बंद हो गया, क्या करेगा? पिछली बार तरह हो तो जैसे लिए जा रहे हैं वैसा।
बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर उमड़ी लोगों की इस भीड़ की वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में जाम भी लग गया। कोरोना से गंभीर हो रहे हालात से जंग में पीएम मोदी खुद मोर्चे पर उतर चुके हैं। पीएम मोदी ने एक दिन पहले कोरोना से लड़ाई में उठाए जा रहे कदमों पर नजर रखने के लिए बैठक की। इसके बाद उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ मंथन किया। यही नहीं, बंगाल में चल रहे पार्टी के प्रचार के लिए भी उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कई बड़े फैसले लिए, जिसमें छोटी सभाएं और कोरोना नियमों का सख्ती से पालन अहम है। दोपहर में पीएम ने देश के बड़े डॉक्टरों के साथ बैठक की और फिर शाम को दवा कंपनियों के साथ चर्चा की। इन बैठकों में पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लेते हुए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया। साथ ही राज्यों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट भी दी गई। पीएम नवरात्रों में व्रत के बाद भी लगातार कोरोना से जंग में देश के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी कई जगहों से हिंसा और हंगामे की खबरें आई। बदायूं में तो दो पक्षों के बीच काफी देर तक मारपीट चलती रही, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिनमें पोलिंग सेंटर के पास दो गुट एक दूसरे के खून के प्यासे दिखने लगे। लोगों के बीच देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। दो लोगों को एक भीड़ पकड़कर पीटती हुई दिखने लगी। भीड़ में कुछ महिलाएं भी शामिल दिखीं। मारपीट बढ़ती देख कुछ लोग तो दूर भाग गए, लेकिन मारपीट बंद नहीं हुई। एक आदमी को पीटते हुए लोगों ने जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ एक बच्चा भी था जो डर के मारे दूर भाग गया। मारने वाले लात और घूंसे ही नहीं, डंडे भी चलाने लगे। तभी दो और लोगों को पकड़कर भीड़ ने जमीन पर पटक दिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस बीच वीडियो में एक बच्चे की आवाज भी सुनाई देने लगी। शायद बच्चे के पिता को भीड़ बुरी तरह पीट रही थी। उसी वक्त एक शख्स जिसका काफी खून बह चुका था, वो आकर एक दीवार के पास छुप गया। अरे तुम्हारे तो बहुत खून बहा। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस ने हालात संभाल लिए, लेकिन दावा किया गया कि ये झगड़ा बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के बाद शुरू हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग बैलेट बॉक्स को पोलिंग स्टेशन के बाहर ले आए। कुछ ऐसा ही बवाल यूपी के बागपत में भी हुआ, जहां दो गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस का पूरा अमला मौके पर पहुंच गया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की गई। दिल्ली के दरियागंज से चौंका कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला मास्क नहीं पहनने पर रोके जाने पर कुछ पुलिस वालों से भिड़ गई। ये वीडियो एक दिन पहले का बताया गया, जिसके आधार पर उस महिला और उसके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोप है कि ये महिला अपने पति के साथ बिना मास्क लगाए वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना पास के सड़कों पर घूम रही थी, जिसे रोकने पर उसने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसकी गाड़ी क्या रोकी, वो तो पुलिस वालों से अपशब्द बोलने लगी। इस महिला को जब आगे नहीं जाने दिया गया तो वो और ज्यादा बौखला गई। मास्क नहीं पहनने पर अजीबोगरीब दलील देने लगी। काफी देर तक बहसबाजी करने के बाद ये महिला पुलिस वालों को धमकाती भी नजर आई। आप मास्क नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? आखिरकार इन पुलिस वालों को एक महिला कांस्टेबल को वहां बुलाना मजबूरी पड़ गया। छोड़ो मैडम, बिना बात के हाथ नहीं लगा सकती हैं। छोड़ दो, बहुत लंबा जाएगा। बाद में पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और इस दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के लोनावला में एक कोरोना मरीज की मौत पर उसके घर वालों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। घर वालों का आरोप है कि मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, जिससे मरीज के घर वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर को बाहर खींचकर उस पर लात, घूंसों और मुक्कों की बरसात कर दी। हालांकि अस्पताल के कुछ लोग डॉक्टर को भीड़ के चंगुल से बचाने की कोशिश करते नजर आए, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। हालांकि जैसे तैसे पिट रहा डॉक्टर किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहा और उसने अस्पताल में घुसकर दरवाजे को बंद कर दिया, जिस पर भीड़ में शामिल एक दो लोग दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते दिखे, मगर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनको रोक दिया। फिर तो लोगों ने अस्पताल की खिड़की पर अपना गुस्सा निकाल दिया। इस मारपीट में शामिल कुछ लोग गाली गलौज करते भी सुनाई दिए, जबकि एक आदमी इस मारपीट का मोबाइल से वीडियो बनाता नजर आया। मारपीट की सूचना मिलने पर जब पुलिस अस्पताल पहुंची तो मरीज के परिवार वाले पुलिस से ही उलझ गए। पुलिस वालों ने मामले की जांच का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
कोरोना की वजह से बीजेपी ने बंगाल में बड़ी चुनावी रैलियां नहीं करने का फैसला लिया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव में अब बड़ी चुनावी रैलियां नहीं करने का फैसला लिया है। इसकी जगह पीएम नरेंद्र मोदी समेत दूसरे नेताओं की छोटी छोटी रैलियां होंगी और उनमें 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। कोरोना को रोकने के लिए बीजेपी वहां 6 करोड़ मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेगी। यूपी में कोरोना से बिगड़ते हालात पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने के लिए सीएमओ की अनुमति को तत्काल खत्म करने की मांग की। पंजाब सरकार ने कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए निजी लैब में RT-PCR टेस्ट का रेट 450 रुपए और रैपिड एंटीजन टेस्ट का रेट 300 रुपए कर दिया। इसके अलावा 20 से लेकर 30 अप्रैल तक पंजाब में सभी सिनेमा हॉल, बार, जिम, कोचिंग सेंटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रखे जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी के नादिया जिले में चुनावी रैली के समय शीतलकुची घटना पर दिए बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में 1 मई तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा आज सुबह 11 बजे सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें सभी नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। इस बैठक में राज्यपाल वजुभाई वाला भी मौजूद रहेंगे। खबर है कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बैठक में कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना की वजह से पहली से 9वीं क्लास तक के स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए, जबकि वहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अपने तय तारीखों पर ही होगी। दिल्ली पुलिस ने एक दवा दुकान के मालिक और उसके नौकर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यूपी में पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और वहां 167 लोगों की जान चली गई है। अकेले राजधानी लखनऊ में कोरोना के करीब 5900 मरीज मिले हैं। इसी तरह वाराणसी में 2600 से ज्यादा और प्रयागराज में 1500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इस तरह राज्य में अब कोरोना के 2,08,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना से अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बिगड़ते हालात पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की और इस जानलेवा वायरस को रोकने के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी भी ली।